संस्कृत भाषा से हुई है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और आस, है ना। इति का मतलब होता है ऐसा, और हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब क्या होता है था। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम किसके अंतर्गत क्या चीज करें। जैसे अभी आप किसके अंतर्गत हैं, अपने माता पिता के अंतर्गत हैं, रहना खाना पीना सारा चीज देख रेख कौन कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप हैं। तो ये चीज देखने से हमें ये पता चलता है कि भाई हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं ना। इतिहास के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, है ना, जो एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जान करके भी आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना, बड़ा मजा आएगा, है ना। सर ये सब चीज जान करके हमें क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप थोड़ा दिल और धैर्य, है ना, थाम के रखिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी क्या है, बाकी है। जय हिंद योद्धा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए बहुत ही एकदम डिटेल में हम लोग जानेंगे। यदि आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस चैप्टर को उस तरीके से लाया हूं कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको ऐसे रिलेट करके मैं पढ़ाने वाला हूं कि लगेगा कि ये सारी चीज जो है ना, आप एकदम अपने आंखों से देख रहे हैं और आपके सामने ये सारी घटनाएं घट रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे 9th और 10th की पढ़ाई होते हैं और इसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि एसएसटी के सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा जो मैथ और साइंस है वो आपके वीरेंद्र सर पढ़ाएंगे। 9th 10th दोनों क्लासेस आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा माय डियर। ठीक है, तो आप हो सके तो इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, जितना हो सके। और यदि क्लास जब अच्छी लग जाएगी तो आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। अब सवाल आता है, सर ये यूरोप ये राष्ट्रवाद क्या है। देखिए अक्सर क्या होते हैं कि जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट चले आते हैं टॉपिक पे और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मेरा मानना है कि सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है, एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको यूरोप, है ना। अब ये यूरोप मतलब यहां पे क्या देश है, क्या है, नहीं है ना, ये थोड़ा सा मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं ये महादेश है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि एशिया महादेश, हम लोग किस महादेश में आते हैं, एशिया महादेश में। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ढेर सारे देश आते हैं। ठीक है, इनको ऐसे हम समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि आपका गांव है, जैसे कि गांव का नाम होगा, जैसे मान के चलिए मेरा गांव का नाम है नवटोलिया, और फिर हमारा पंचायत क्या है, बोरना, फिर हमारा अनुमंडल क्या है, गोगरी, और फिर ये जो गोगरी अनुमंडल है ये फिर किस में आ जाता है, जिला में। कौन से जिला में आ जाते हैं, तो खगड़िया जिले में आ जाता है। ठीक है, फिर ये जो खगड़िया जिला है ये किस में आ जाते हैं, स्टेट यानी राज्य। कौन से राज्य में, बिहार में आ जाते हैं। फिर जो है ये बिहार जो है ना, ये राज्य जो है ये किस में आ जाएंगे, देश में आ जाएंगे। तो इस तरह से, है ना, हम क्या करते हैं, चीजों को, है ना, मतलब विस्तार करते चले जाते हैं। क्या करते जाते हैं, विस्तार करते जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से फिर क्या होंगे, ढेर सारे देश मिलके, है ना, महादेश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी छोटे शब्दों से हम बात करें कि जैसे छोटे छोटे गांव मिलके एक पंचायत का निर्माण करता है, तो उसी तरह से, है ना, ढेर सारे देश मिलके एक महादेश का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसी तरह से यूरोप में ढेर सारे ऐसे देश थे जहां पे, है ना, राष्ट्रवाद का विचार, है ना, मतलब, है ना, बहुत ही, है ना, तेजी से फैला। मतलब कि ये जो राष्ट्रवाद है, हम इसे 2 शब्दों में इसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक तो हमारा राष्ट्र और एक हो गया वाद। ठीक है, वाद का मतलब होता है विचार या सोच। जैसे लेनिन को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, लेनिनवाद कहते हैं, है ना। जो लेनिनवाद क्या, लेनिन के विचारों को मानने वाले को हम लोग लेनिनवाद कहते हैं। गांधी के बातों को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, गांधीवाद कहते हैं। तो उसी तरह से राष्ट्र के हित में प्रेम स्नेह, उनके प्रति सोच, उनके प्रति अच्छे अच्छे विचार रखना ही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को डिटेल में व्याख्या करूं, उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये इतिहास होता क्या है ना। इतिहास कि जो है शुरुआत कब से हुई, इतिहास के फादर किसे कहते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, और उससे बांटा गया तो किन किन भागों में किस किस इतिहास को रखा गया है, इतिहास की परिभाषा क्या है ना, इन सब को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे सबसे पहले, है ना। और ये हमारा बेसिक नॉलेज होगा, और ये नॉलेज इसलिए भी जरूरी है
कि आगे आपको है ना बेहतर करना है, केवल ये नहीं कि 10th में अच्छे मार्क्स लेके आना है और सिलेक्शन नहीं लेना है, तो आपको सिलेक्शन भी लेना है, आगे जाकर के एक अच्छे जॉब भी आपको पाना है। इसमें से बहुत कोई का सपना होगा कि हमको यूपीएससी करना है, हमको बीपीएससी करना है, अलग अलग सोच होंगे, है ना, सबका अपना अपना क्या होगा, हॉबी होगा। तो इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम आपको किसके बारे में देना चाहते हैं, इतिहास के बारे में, कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल हमने क्या किया था, खाना खाया था, चावल है ना, रोटी दाल है ना, स्पंज, क्या वही तो इतिहास नहीं है? या फिर परसों हमने उसे क्या किया था, पीटा था, क्या यही तो इतिहास नहीं है? तो ऐसा है ना, मन में एक चीज आपका बन रहा होगा, या फिर आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, सर जो बीत गया है उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, जो आने वाला है उसे हम भविष्य कहते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। तो ये सारी चीज आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए सारी शंकाओं को हम क्या, सारे डाउट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आज के इस क्लास में कि भाई इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में है ना हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग के सामने देखने के लिए यहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें, कुछ चीजें आपको यहां पे दिखने के लिए मिलेगा, जैसे इतिहास शब्द की उत्पत्ति, यानी ये जो हिंदी में जो हम लोग इतिहास लिखते हैं, इस इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और आस, है ना। इति का मतलब होता है ऐसा, और हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब क्या होता है, था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं पे आपको है ना 2 शब्द में ही बताता होगा, इतिहास, है ना, इति जोड़ हास करके आपको बताया गया होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम डिटेल में बात करें, है ना, डिटेल में बात करें तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस भाषा को तोड़ते हैं, किसको, इतिहास को। ठीक है, और इसका मतलब होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। क्या होता है, निश्चित रूप से ऐसा ही था। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास। मतलब ये शब्द के बारे में हमने बताया आपको। अब देखिए, यदि हम बात करें सिंपल शब्दों में, तो यह अतीत की घटनाओं की ओर संकेत करता है, जैसे है ना, जैसा कि वे वास्तव में घटित हुई थी, उसके और ये क्या करता है, अंकित करता है। तो जैसे हिंदी में इतिहास शब्द संस्कृत से आया है ना, और संस्कृत में हमने आपको बताया कि किस तरह से तोड़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से ऐसा ही था। ठीक है, ये होता है। तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुआ, और इसका मतलब क्या होता है ना, जानने वाला या फिर विद्वान, या हम कह सकते हैं क्या, गवाह। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये इतिहास शब्द का उल्लेख यदि सर्वप्रथम यदि देखे, है ना, तो अर्थवेद में हमें मिलता है ना, किसमें मिलता है, सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख अर्थवेद में हमें दिखने के लिए मिला था। ठीक है, आप लोग को पता होगा सनातन धर्म में ढेर सारे वेद है ना हुए हैं। आगे अब हम बात करें, है ना, अब यहाँ पे हिस्टोरिया का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है जांच द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। किसके द्वारा, जांच द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्ट्री, या पूछताछ का लेख, है ना, लेखा, क्या कहलाता है, हमारा हिस्ट्री कहलाता है। ग्रीक से हिस्टोर से ये हुआ है, और इसका अर्थ होता है जानने वाला या विद्वान या गवाह। अतः हम कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन, है ना, इतिहास कहलाता है ना। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है ना, अध्ययन करना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा इतिहास। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इतिहास के ढेर सारे, है ना, प्रकारों में इसे क्या किया गया, विभाजित किया गया है, बांटा गया है। जैसे जिनमें, है ना, राजनीतिक इतिहास हो गया, सामाजिक इतिहास हो गया, आर्थिक इतिहास हो गया, सांस्कृतिक इतिहास हो गया, बौद्धिक इतिहास शामिल है। इसके अलावा इतिहास को समय समय के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्रारंभिक, आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास के भी, है ना, भागों में से बांटा गया। सर ये सब चीज जानकारी लेके हमें क्या मिलेगा, क्या इसका मार्क्स जुटेगा? ना बाबा, नहीं जुटेगा। तो क्या हम केवल मार्क्स के लिए पढ़ते हैं? और यदि केवल मार्क्स के लिए पढ़ना है तो लास्ट में मार्केट में आता है ना, गेस्ट पेपर आता है ना, मॉडल पेपर आता है, उसको भी यदि आप पढ़ के जाके एग्जाम दे दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा, है ना, नंबर मिल जाएगा। लेकिन पढ़ने का मतलब होता है बाबू पढ़ेंगे, है ना। मेरा मानना है कि कम ज्ञान देना और कम ज्ञान लेना दोनों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। सर इसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा? बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा, है ना, बेनिफिट्स मिलेगा। इससे आपको जो सोचने का जो तरीका है, नजरिया जो है इतिहास के प्रति, वो क्या बदलने वाला है। हमें पता चलता है कि अच्छा इस काल में
इन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा सबसे पहले क्या है, जैसे एक एक हम देख लेते हैं। जैसे कि राजनीतिक इतिहास, अब राजनीतिक इतिहास क्या होते हैं, इसमें क्या क्या हुआ होगा, है ना, उनके बारे में जानेंगे। सामाजिक इतिहास है, इनमें क्या क्या हुआ होगा उनके बारे में, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक इतिहास क्या है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। सर इसका मतलब इससे, है ना, कहना क्या चाहते हैं, कहना हम यही चाहते हैं कि इससे आपको यह पता चलेगा कि अभी जो आप 10th में जो इतिहास पढ़िएगा, है ना, वो किस किस भागों में बटा हुआ था, उससे आपको वो समझ में आएगा, और किस किस युग के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा, है ना। जैसे होता है ना कि हम किसके अंतर्गत क्या चीज कर रहे हैं। जैसे अभी आप किसके अंतर्गत हैं, अपने माता पिता के अंतर्गत हैं, रहना खाना पीना सारा चीज देख रहे कौन कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप हैं। तो ये चीज देखने से हमें ये पता चलता है कि भाई हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ना, किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और हम आपका समय लेंगे इसमें, फिर ये फटाफट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजनीतिक इतिहास, है ना। यह शासन सत्ता और राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित है। आप लोग देखे होंगे, कौन बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें देखे होंगे, है ना, कि कैसे सत्ता के लिए, है ना, राजनीतिक करता है, क्या करता है, राजनीतिक करता है, अपने ही भाई को मरवा देता है, क्या बनने के लिए, राजा बनने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के इतिहास की घटनाओं को, है ना, हम लोग किसके राजनीतिक इतिहास में देखते हैं। सामाजिक इतिहास क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं, समुदाय बना के रहते हैं, जैसे कि हम गांव में रहते हैं, या फिर देखते होंगे कि कुछ लोग जो आदिवासी सब जंगलों में रहते थे, है ना, तो अपना, है ना, यह समाज से आधारित है, समुदाय और लोगों के जीवन शैली का क्या है, अध्ययन कराता है। आर्थिक इतिहास की बात करें तो यह धन, व्यापार, पैसा, इन सब चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। तो यह अर्थव्यवस्था, व्यापार, धन का अध्ययन कराता है। सांस्कृतिक इतिहास की बात करें तो इसमें जैसे कि धर्म हो गया, कला का अध्ययन हो गया, ये सब चीज दिखने के लिए मिलता है। जैसे कि कोई मान चलिए हिंदू धर्म से, कोई मुस्लिम धर्म से, कोई ईसाई धर्म से, ये सारा चीज हमें देखने के लिए इसमें मिलता है। आगे हम बात करें बौद्ध, है ना, बौद्धिक इतिहास। बौद्धिक इतिहास क्या है, तो भाई यहाँ विचार और दर्शन के व्यापक, है ना, के बारे में क्या लगाना, पता लगाना, है ना, ये हमारा क्या कहलाता है ना, क्या बौद्धिक इतिहास कहलाता है। सैन्य इतिहास क्या है, जिसमें युद्ध और संघर्ष की बात हो, है ना, जिसमें सेना की बात हो, है ना, युद्ध की बात हो, वो हमारा क्या कहलाता है, सैन्य इतिहास। और कूटनीतिक इतिहास क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, संधियों, मतलब सिंपली समझिए, कूटनीति मतलब सिंपली समझिए जैसे आप मेरे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, ठीक है। हमारा कोई दुश्मन है, ओकरा से आप जाके बात कर रहे हैं और हमरों से बात कर रहे हैं ना, उस तरह की चीज जो घटनाएं घटती है, चाहे वो देश लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, है ना, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, कूटनीतिक इतिहास कहते हैं। इसके अलावा समय के आधार पर इतिहास को क्या किया गया है, बांटा गया है। किसके आधार पर, समय के भी आधार पर क्या किया गया है, इतिहास को बांटा गया। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले बात कर ले प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की बात करें तो यह मानव इतिहास की सबसे शुरुआती अवधि को, है ना, कवर करता है। मतलब कि मानव इतिहास की जो शुरुआती फेज रहा है, शुरू की फेज रहा है, मतलब सिंपली समझिए ना, प्राचीन मतलब दादा परदादा के समय का कार्यकाल, दादा के दादा, ओकर दादा, ओकर दादा, ओकर दादा, ढेर सारे दादाओं के समय के काल को हम क्या मान लेंगे, प्राचीन काल, यानी सबसे पुराना काल। हम क्या बोल सकते हैं, सबसे, या मानव इतिहास के सबसे, है ना, पुरानी यानी सबसे शुरुआत अवधि के काल को, है ना, कवर करता है क्या, प्राचीन इतिहास। अभी सब चीज जानेंगे, ठीक है। आगे डिटेल में जानेंगे कि भाई भारत के कितने, मतलब भारत के जो इतिहास रहा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उन सब चीज के भी बारे में जानेंगे, है ना। मध्यकालीन इतिहास या प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच के अवधि को कवर करता है। प्राचीन इतिहास और कुंची, आधुनिक इतिहास। आधुनिक मतलब जो मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न, है ना, और एंशियंट के बीच के, है ना, जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। अगला प्रारंभिक आधुनिक इतिहास। यह मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच के अवधि को कवर करता है, प्रारंभिक आधुनिक इतिहास। और अंत की बात करें, आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये 18वीं शताब्दी, अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं, अभी कौन सा चल रहा है, 21वीं। तो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी से शुरू होकर वर्तमान तक, अभी जो 21वीं शताब्दी तक जो चल रहा है, यही हमारी क्या है, आधुनिक इतिहास है। क्या है ना, यही हमारी क्या है, आधुनिक इतिहास है माय डियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इतिहास के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, है ना, जो कि एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जान करके भी आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, है ना, बड़ा मजा आएगा, है ना। सर ये सब चीज जान करके हमें क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है। आप थोड़ा दिल और धैर्य, है ना, थाम के रखिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
पिक्चर अभी क्या है, बाकी है। इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को यदि दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। तो आइए थोड़ा सा चीज और जानकारी समझ लेते हैं। इतिहास की खोज या लिखित इतिहास की शुरुआत है ना, इतिहास की खोज या लिखित इतिहास की शुरुआत लेखन के आविष्कार के साथ हुई। सही बात है, जब लिखने के लिए सीखा होगा तब तो हुआ होगा ना, है ना, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इससे पहले मानव यानी मनुष्य इतिहास मौखिक परंपराओं और पुरातात्विक अवशेषों पर आधारित था, है ना। अब देखिए इससे एक चीज और इंटरेस्टिंग बात चला कि भाई ऐसा क्या होता था कि हम लोग सोचते थे कि इतिहास भाई जो लिखित में हमको मिलेगा, प्रूफ में मिलेगा, उसी को हम क्या मानेंगे, इतिहास मानेंगे कि चलो हाँ भाई ऐसा घटना घटा था। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि भाई इससे पहले मतलब जब लोग लिखना स्टार्ट किए, मानव लिखना स्टार्ट किए तब ना, लेकिन इससे पहले मानव इतिहास मौखिक परंपराओं, मौखिक मतलब समझ रहे हैं, है ना, जो मतलब हमारे दादा परदादा उसको चलाते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी की ही बात कर लिया जाए, यदि नहीं हो लिखित में होगा तो शुरू से चलते आ रहा होगा, है ना। मौखिक परंपराओं और पुरातात्विक अवशेषों मतलब जो भी चीज बच जाता होगा, कुछ निशान, कुछ चिन्ह, कुछ अवशेष बच जाता होगा, उसके आधार पर इतिहास का, है ना, बारे में जानकारी लेते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास के, है ना, 3 मुख्य भाग बने। भारतीय इतिहास के कितने मुख्य भाग बने? 3 मुख्य भाग बने। अब कौन कौन से भाग बने? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो प्राचीन इतिहास, है ना, प्राचीन इतिहास जिसे हम लोग प्राचीन काल के भी नाम से जानते हैं। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि ये प्राचीन जो हमारा इतिहास काल रहा, ठीक है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे। फिर से सुनिए, आई रिपीट अगेन। अब यहां से जो हम स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। भारतीय इतिहास को, है ना, भारतीय इतिहास को हमने 3 भाग में क्या किया है, बांटा है। प्राचीन इतिहास जिसे हम लोग प्राचीन काल कहते हैं, और किसको कहते हैं ध्यान से समझ लीजिए, है ना, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक कालखंड है जो मानव सभ्यता के उदय से लेकर लगभग 6ठी शताब्दी, कितने, 6ठी, याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, है ना माना जाता है। कितने याद रखिएगा, 600, कितने, 600 याद रखिएगा, 600। इस काल में, है ना, मानव ने शिकार और भोजन संग्रह से लेकर कृषि और अस्थाई वस्तुओं की स्थापना तक का, है ना, सफर तय किया। यानी सीधे शब्द में बोले तो सिविलाइजेशन क्या हो गया, है ना, सिविलाइजेशन को धीरे धीरे इन्होंने बनाना स्टार्ट किया, यानी सभ्यता को बनाना क्या किया, स्टार्ट किया। ये जो मानव थे, यानी ये जो समय था, हम कह सकते हैं कि ये उनके शुरुआती फेज थे, है ना। मतलब जानवर जो होते हैं ना, जैसे कि कहा जाता है ना कि हम लोग मानव जो थे, हम लोग जस्ट लाइक एज ए क्या, जानवर के समान थे। फिर हम लोग में जो है सोच विकसित हुई, बुद्धि विकसित हुई, हमने आग का आविष्कार कर लिया, हमने लैंग्वेज का आविष्कार कर लिया, हमने पशु को पालतू बनाना क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, और हम लोग ने क्या, कृषि करना क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। तो ये उसी समय का था, है ना, कि इस काल में मानव ने शिकार करना सीखा भाई अच्छे तरीके से, भोजन को कैसे संग्रह करना है, कृषि के बारे में जाना, और जो है अस्थाई बस्तियों की स्थापना तक का सफर तय किया। यानी पहले जंगलों में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या, घर झोपड़ी उपड़ी बनाना स्टार्ट कर दिए। और भी इस काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि इस काल में कौन कौन से युग बीते। जैसे पाषाण युग इसी काल में हुआ। यह प्राचीन इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। कौन, पाषाण युग को, किस युग को, है ना, पाषाण युग, है ना, पाषाण युग, पाषाण नहीं पाषाण युग, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युग। आगे देखिए, ठीक है, कौन कौन है, 1, 2 और क्या 3, है ना। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, है ना, नव पाषाण काल हो गया, ठीक है। 3 भागों में से क्या किया गया, बांटा गया। जैसे कि इस काल में मानव पत्थर के, है ना, औजारों का इस्तेमाल करता था। किसका इस्तेमाल करता था, है ना, मानव पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था। जैसे कि जो पत्थर है उसको नोकीला बना बना करके क्या करता था, यूज करता था। और, है ना, खाना बदोश जीवन जीता था। मतलब इधर खाना बदोश, गाना भी आप लोग सुनेंगे ना, है ना, कि खाना बदोश वाला जिंदगी जीता था, ठीक है। आगे है मध्य, है ना, पाषाण काल। ये क्या थे भाई, इसमें क्या थे, तो इस काल में छोटे और अधिक,
है ना परिष्कृत पत्थर के औजारों का विकास हुआ और मानव ने पशुपालन की शुरुआत की, है ना। मध्य पाषाण काल में, ना याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुओं का क्या किया, है ना, पालन पोषण करना स्टार्ट किया। नव पाषाण काल, इसमें क्या हुआ, इस काल में कृषि का विकास हुआ, है ना, खेती बाड़ी करने के लिए सीखा, है ना, अस्थाई वस्तुओं का क्या किया, निर्माण किया, और मिट्टी के बर्तन और पहिए का क्या किया, आविष्कार किया। और वहीं से फिर, है ना, इस सब चीज का भी खोज हो गया, किसका, हल जो चल रहा है, या फिर मान के लिए बैल का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया इसमें, ठीक है। तो ये सारे चीज, ये जितने भी चीज हुए थे, है ना, ये किस काल में हुए थे, ये सारे चीज किस में, प्राचीन इतिहास काल में हुए थे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पूरा पाषाण काल में किसका मुख्य रूप से, है ना, तो भाई मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, है ना। मध्य पाषाण में क्या हुआ, तो मानव ने पशु पालन की, है ना, शुरुआत की, है ना, पत्थरों के, छोटे पत्थरों का औजार बनाए। और नव पाषाण काल में क्या किया था, कृषि का विकास हुआ और बस्तियों का विकास हुआ, ठीक है। अब कुछ चीज और जान लेते हैं, धातु युग जान लेते हैं, है ना। पाषाण युग के बाद धातुओं का उपयोग शुरू हुआ, जिसमें तांबा, है ना, का यूज किया गया, कांस्य, है ना, और लोहा का प्रमुख, ये सब का क्या इस युग में यूज हुआ। फिर एक बहुत बड़ी घटना घटी, है ना, मान सकते हैं हम इतिहास के वो सबसे बेहतरीन सभ्यता, है ना, जिसे सब कोई जानते होंगे। इस पे एक फिल्म भी बना था, मोहनजोदड़ो करके एक मूवी आया था, मोहनजोदारो करके मूवी आया था, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हुई, यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब टाउन, है ना, सब चीज का व्यवस्था था, है ना, घर में रहना कैसे है, बाथरूम, नहाने का घर, है ना, अनाज को, है ना, एकत्रित करके रखने का सारा चीज उसके बारे में था, ठीक है। जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी। इसकी प्रमुख नगर योजना, विकसित जल निकासी प्रणाली और लिपि उल्लेखनीय है। जब आप लोग 12th में जाइएगा तो वहां पे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा डिटेल में ही, आप यदि आर्ट्स चैप्टर लीजिएगा तो वहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर वैदिक काल आया। आर्यों के आगमन के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें वेदों की रचना हुई। इस काल में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का क्या हुआ, उदय हुआ, ठीक है। फिर महाजनपद, है ना, महाजनपद काल आया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई बड़े बड़े राज्यों का महाजनपद विकसित हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मगध याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। उनमें सबसे ज्यादा क्या हुए थे, है ना, मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के एक बड़े हिस्से को एकजुट करके मौर्य साम्राज्य की क्या किए, स्थापना की। और जो सबसे फेमस राजा रहा, फेमस सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए, वो हुए अशोक। अशोक इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। किस वंश के, तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य के, किसके, है ना, मौर्य साम्राज्य के, है ना, वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया था, बड़े पैमाने पे प्रसार किया था। अन्य राजवंश, है ना, मौर्य राजवंश के पतन के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन और, है ना, कुषाण जैसे कई अन्य राजवंशों ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। और फिर, है ना, गुप्त साम्राज्य 4ठी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक गुप्त वंश का शासन रहा, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ण युग क्या होगा, गुप्त साम्राज्य होगा। क्या होगा, गुप्त साम्राज्य को कहा गया। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। और ये सारी घटनाएं कब की है, शुरुआत की है। ये सारी घटनाएं क्या है, कब की है, ये सारी घटनाएं शुरू की है, शुरुआत की है, ठीक है। अब आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या, यानी ये जो सारी घटनाएं आप देखे, ये सारा घटनाएं जो मैंने आपको बताया, ये सारी घटनाएं जो भी हुई, ये सब किस में, प्राचीन इतिहास में हुए। और फिर प्राचीन इतिहास के बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है मध्यकालीन इतिहास। क्या आता है हमारा, मध्यकालीन इतिहास। अब देखिए मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या हुआ। यह कालखंड लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर के 18वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। इस दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। होगा काहे न भाई, 100 साल यानी 100 साल जब बीत जाता है ना, तो फिर हम क्या बात करते हैं, सेंचुरी की बात करते हैं, शताब्दी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये कौन सा है ना, यहाँ पे देखिए 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर के 18वीं चले गए। कहाँ चले गए, 18वीं चले गए। तो ऑब्वियस सी बात है, ढेर सारी चीजों का क्या हो गया, बदलाव हो गया। देखिए जैसे कि क्या क्या हुआ,
प्रारंभिक मध्यकाल जो रहा, प्रारंभिक जो शुरुआत रहा मध्यकाल का क्या क्या रहा। इस काल में उत्तर भारत में राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि है ना गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्य थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का भी है ना चीज हमें देखने के लिए मिलता है, कहां पे, मध्यकालीन में ही। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों है ना, तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की है ना स्थापना की। इस सल्तनत पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने क्या किया, शासन किया। ये सारी घटनाएं मध्यकालीन इतिहास में आपकी घट रही थी। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत है ना, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के दो प्रमुख शक्तियां थी, जिन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को क्या किया, बढ़ावा दिया। सर ये सबसे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यहाँ पे बोरिंग, जो मैं फील कर रहा हूं, ठीक है आप भी फील कर रहे होंगे, लेकिन जरूरी है ना आंख चुराने, जैसे क्या ना आंख बंद कर लेने से आगे जो है मतलब सूर्य का रोशनी गायब नहीं हो जाते, ठीक है। तो उसी तरह से ये चीज है, थोड़ी सी चीज है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज जानना जरूरी है। मुगल साम्राज्य की बात करें, 16वीं शताब्दी में बाबर ने भारत पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अकबर, शाहजहां और औरंगजेब इस वंश के प्रमुख शासक थे, जिनके शासनकाल में कला, संस्कृति और प्रशासन की विकास हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो घटनाएं थी, सूफी और भक्ति आंदोलन इसी युग में हुए, वास्तुकला और कला ये सब भी क्या इसी युग में हुए। और फिर आपका आता है क्या, आधुनिक काल। आधुनिक युग को क्या कौन युग माना जाता है, तो 18वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के अभी जो वर्तमान तक 21वीं चल रहा है ना, ये हमारा आधुनिक इतिहास है। इस दौरान भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, अब देखिए यहां पे आ गया ना यूरोप में राष्ट्रवाद, हमने क्या बताया था, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो यूरोपीय शक्तियां है का आगमन हुआ, ब्रिटिश शासन की स्थापना, स्वतंत्रता संग्राम है ना, 1947 का जो है ना घटना सब जो घटा, अंग्रेज का जो घटना सब घटा है ना, स्वतंत्र भारत का उदय होना, ये सारी घटनाएं हमारे किस काल में आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं। जैसे यूरोपीय शक्तियों का आगमन 18वीं शताब्दी में वो लोग व्यापार के माध्यम से यहां आए, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, और भारत आए और भारत आकर के हम लोग को क्या कर लिए, मतलब प्रेम पूर्वक है ना कि हमको बिजनेस करने दीजिए, फिर धीरे धीरे जो है हम ही लोग के ऊपर हावी हो गया। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की घटना इसी युग में हुआ है ना, आधुनिक में ही हुआ। फिर ब्रिटिश शासन का भी घटना 1857 वाला जो सिपाही विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया, ये सारी घटनाएं भी इसी युग में हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जब किसका अत्याचार बढ़ने लगा, अंग्रेजवा सबका बढ़ने लगा, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में क्या राष्ट्रवाद छिड़ी। अब समझ में आ रहा है राष्ट्रवाद क्या है भाई, है ना, राष्ट्रवाद क्या है ना, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। सबके लिए एक जैसा क्या होना चाहिए, झंडा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा झंडा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा नागरिक होना चाहिए, हर एक चीज का, ठीक है। वैसे बात किया जाए तो भारत मतलब देश के बारे में मतलब राष्ट्रवाद के रूप में यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग मजहब को मानने वाले हैं, है ना, अलग अलग भाषाएं, जबकि राष्ट्रवाद कहता है एक जैसा सब चीज हो, ठीक है। तो भावनाओं का विकास हुआ, कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन ने स्वतंत्रता के लिए है ना संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ। महात्मा गांधी के जो युग रहे वो भी आधुनिक भारत में ही भारत काल में ही आते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक लंबा और अहिंसक संघर्ष चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गए, आजाद हो गए। स्वतंत्र भारत की भी जो इतिहास है ना, ये भी है ना जो बना, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, ये भी सब उसी के अंतर्गत आते हैं। और वैश्विक घटनाएं भी ये सारी चीज कहां पे, आधुनिक में ही हुई, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। सर ये जो अभी इतना आप जो कहानी सुनाया रामायण पोथी, उससे हमें क्या मिला, उससे हमें यह पता चला कि भारत के इतिहास को हमने 3 काल में, प्राचीन है ना, मध्यकालीन है ना, और उसके बाद क्या आधुनिक भागों में बांटा। प्राचीन कालों में क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं घटी, मध्यकालीन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, और आधुनिक काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनके बारे में हमें जानकारी मिली, और फिर इतिहास के भी बारे में जानकारी मिली। और थोड़ी सी चीजों को हम लोग जान लेते, जैसे इतिहास का पिता किसी को है ना, हेरोडेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडेटस को कहा जाता है। और यही चीज मैंने आपको ऊपर में भी बताया था कि प्राचीन इतिहास है ना, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है, ये हमारे भारत की इतिहास है ना। प्राचीन काल से नवीनतम की और आने वाली है ना
मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास को 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब देखिए ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी चित्र नहीं है ना, ये जो कला है ये काफी है ना, और काफी बहुत ही अच्छे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ना, है ना, ये एक देवी आपको नजर आ रही होगी, क्या देवी नजर आ रही होगी। और यहाँ पे ढेर सारे है ना झंडे आपको दिख रहे होंगे, क्या ढेर सारे झंडे यहाँ पे दिख रहे होंगे। और यहाँ पे ये जो है ना अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के क्या आपको भगवान दिख रहे होंगे, ठीक है ना, सारे चीज। और यहाँ पे जो लाइन लगा के खड़े हैं, लाइन लगा के जो ये सब आ रहे हैं कतार में, ठीक है, तो ये सब जो आ रहे हैं एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सब है ना, ये सब जितने हैं है ना, ये चीज को वो लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में इस इमेज को बताएंगे, सारा चीज आपको जानकारी हम देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, क्या देखिए, इस मैप को देखिए। और मैप को देखने से पहले हम थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दें कि महादेश या महाद्वीप, ठीक है, महादेश या महाद्वीप, आप लोग को पता होगा 7 है ना, कितने 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। आप देख सकते हैं एशिया, एशिया को सबसे बड़ा महादेश के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर दूसरा भी हम बात कर ले तो अफ्रीका हो गया है ना, उत्तरी अमेरिका तीसरा, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप हो गया। और यही चीज के बारे में, इसी के बारे में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा है, और अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है। तो इस तरह से आप इस मैप को भी देख सकते हैं। यहाँ पे साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अटलांटिका हो गया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, सब चीज को जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इनके बारे में, ठीक है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये जो है ना मसाल लिए हुए ये जो देवी खड़ी है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चर्चा और कर देता हूं कि ये राष्ट्रवाद, हमने आपको जस्ट बताया था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्लस वाद, ठीक है, वाद का मतलब होता है विचार या फिर क्या होता है, सोच। तो हम कह सकते हैं यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का क्या बनता है, वाहक बनता है। या फिर हम सीधे शब्दों में कहें कि अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह, प्रेम की भावना, देशभक्ति को है ना राष्ट्रवाद कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ, क्या हुआ, भारत में भी राष्ट्रवाद हुआ जब अंग्रेज का बहुत ज्यादा क्या अत्याचार बढ़ने लगा, है ना, तो सब क्या एकजुट हो गए और है ना राष्ट्रवाद की जो भावना है सब में क्या हो गया, जग गया, ठीक है। तो ये चीज जो प्रेम भावना जो जगता है वही हमारी क्या है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, है ना, भौगोलिक, सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग, जो लोग रह रहे हैं समाज में, है ना, उसमें जब एकता का वाहक बनता हो, क्या बनता हो, एकजुट। जैसे गांधी जी ने आके क्या किया, भारत में गांधी जी ने आके क्या किया भाई, एक एकता, एक यूनिटी बनाया, है ना। और राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति जो एक विचार है, एक सोच है, उसको क्या किए, विकसित किए और अंग्रेज को मार करके यहां से क्या किए, भगा दिए, ठीक है। तो आज ये हमारा पहला क्लास था, ठीक है। अब जो है इसका जो दूसरा क्लास है यानी सेकंड क्लास में हम आपको फिर से डिटेल में, है ना, यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, कहां से, यहां से, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद को एकदम समझाते हुए यहां तक जो सारा चीज हम आपको बता दिए हैं, ये सारा चीज बताते हुए, ठीक है, सारा चीज हम डिटेल में फिर बताएंगे कि एशिया महादेश में टोटल कितने देश आते हैं, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और अंटार्कटिका में, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी चित्र के बारे में आपको हम क्या करेंगे, डिटेल में बताएंगे। फिर राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, देश क्या होता है, इन सब चीज के बारे में माय डियर हम आपको बताएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में मैंने जो भी आपको जानकारी दी, इतिहास के बारे में जानकारी दी है ना, कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां हुआ, है ना, इतिहास के फादर किसको कहते हैं, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ना, इतिहास को कितने मतलब भागों में वर्गीकृत किया गया है, सारी चीज जानकारी दिए, है ना। वो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।